हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ कंपटीशन यानी कि जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा कितने प्रकार की होती है। इसके अलावा हम देखेंगे सहपरोपकारिता या सहोपकारिता क्या होती है, यानी म्यूचुअलिज्म क्या होती है, और सहपरोपकारिता के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो हम आपको यहाँ पे आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन शब्द सुनते ही आपके माइंड में लगता होगा कि जैसे कोई भी हम कंपटीशन देते हैं वही कंपटीशन है। तो कंपटीशन कोई भी हो, कंपटीशन में यहां कंपटीशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपस में कई सारे स्पीसीज हैं। अब उन स्पीसीज में आपस में ही खाने को लेकर के, खाने पीने की चीजों को लेकर के, रहने के लिए यानी कि आवास के लिए, हैबिटाट के लिए, उनका हाइब्रिड जो स्वभाव है, रंग रूप और कुल मिलाकर के आसपास के वातावरण में उपस्थित जो भी माहौल है उसके अकॉर्डिंग आप यदि देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है कि आपस में क्या होता है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में मान लीजिए 100 लोग निवास कर रहे हैं। अब उन 100 व्यक्तियों को यदि पर्याप्त रूप में खाने के लिए और रहने की व्यवस्था है, लेकिन वहां पे मान लीजिए अब बाहर से और कुछ प्रजातियां आकर निवास करने लग गई, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपस में कंपटीशन छिड़ जाएगा। आपस में एक दूसरे में क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। खाने पीने की चीजों को लेकर या रहने के लिए यानी कि आवास को लेकर के, यानी जगह को लेकर के आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन छिड़ जाएगा। तो देखिए पादप अनुक्रमण में क्या होता है, यानी प्लांट सक्सेशन के अंतर्गत समय समय पर देखिए क्या होता है, प्रवासन के कारण। प्रवासन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई स्पीसीज का चले जाना, या किसी दूसरे स्थान से कई सारे स्पीसीज का एक दूसरे स्थान पे आ जाना, इसे ही हम कहते हैं क्या, प्रवासन। तो जैसे ही प्रवासन होता है, मान लीजिए पादप अनुक्रमण है, कहीं पर पादपों को यदि धीरे धीरे विकसित क्रम या विकास हो रहा है, तो वहां पे जब प्रवासन हो जाता है, प्रवासन का मतलब है दूसरे स्थान से यदि नए प्रकार के पौधे वहां पे आ जाते हैं या नए प्रकार के जीवों की कोई जातियां आकर निवास करने लग जाती है, तो एक स्थान पर एक ही जाति एवं विभिन्न जातियों के अनेक पौधे निवास करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में यदि हम देखें, मान लीजिए एक कोई फिक्स पर्टिकुलर एरिया है, उस फिक्स पर्टिकुलर एरिया के अंदर अब जब आप देखेंगे तो एक ही जाति एवं विभिन्न जातियों के अनेक पौधे निवास करते हैं, यानी कई सारी अलग अलग जातियों के पौधे आपस में क्या करते हैं, निवास करते हैं एक स्थान पे। तो उनमें क्या हो जाता है कि जल के लिए, इसके अलावा प्रकाश के लिए, खनिज पदार्थों के लिए आपस में जीवन संघर्ष जो है प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपस में कंपटीशन छिड़ जाता है। अब कंपटीशन में जो जीत गया, मतलब जिसको पर्याप्त मात्रा में जल, प्रकाश और खनिज पदार्थ जिन पौधे या जिन जातियों के पौधों के समूहों को प्राप्त हो गया, वो आगे चल के अपना लाइफ स्पैन या जीवन को बनाए रखेंगे, और जिनको पर्याप्त मात्रा में जल, प्रकाश, खनिज पदार्थ नहीं मिला, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कंपटीशन में हार जाएंगे और धीरे धीरे वो पौधे सुखा जाएंगे या कि नष्ट हो जाएंगे। तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, उसमें कई प्रकार के विभिन्न जातियों के मान लीजिए जैसे पौधे निवास करते हैं, तो उनमें जल के लिए, प्रकाश के लिए एवं खनिज पदार्थों के लिए आपस में जीवन संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और जब उस स्थान पर कोई कारक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, तब उस कारक के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है, अब वहां पे कई सारे स्पीसीज के पौधे निवास कर रहे हैं, अब वहां पे यदि प्रकाश मान लीजिए पर्याप्त मात्रा में है, तो प्रकाश के लिए कंपटीशन फिर नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश ऑलरेडी सबको मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में। लेकिन मान लीजिए जिसकी कमी है, उसके लिए क्या हो जाएगा, आपस में कंपटीशन छिड़ जाएगा, यानी कि आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। इसी आधार पे जो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होती है या संघर्ष होता है, यह 2 प्रकार का होता है। एक तो संघर्ष होता है अंतरजातीय संघर्ष, यानी कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। नाम से ही स्पष्ट है कि अंतरजातीय मतलब एक ही प्रजाति के, मान लीजिए कई अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, तो एक ही प्रकार के यानी एक ही प्रजाति के या एक ही स्पीसीज के जितने भी पौधे हैं, अगर उनमें आपस में किसी भी चीज को लेकर कंपटीशन छिड़ गया है,
तो उसे हम कहेंगे अंतरजातीय संघर्ष। मतलब आपस में एक ही जाति के जीवों में या आपस में एक ही जाति के पौधों में अगर किसी भी चीज को लेकर के जीवन संघर्ष छिड़ गया है तो इसे हम कहेंगे अंतरजातीय संघर्ष। ये पौधे एक ही स्तर पर समान आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं। अब मान लीजिए कोई एक ही पर्टिकुलर एक ही जाति के कई सारे पौधे अलग अलग लगे हुए हैं। अब मान लीजिए वहां पे पानी की ज्यादा मात्रा नहीं है, तो जिन पौधों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा उनमें कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन पानी के अलावा मान लीजिए प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए कुछ पौधे ऐसे हैं जो साइज में ज्यादा लंबे हैं, तो वो लंबे पौधे प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पाएंगे और जो छोटे पौधे हैं वो छिप जाएंगे। मतलब जो बड़े पौधे हैं उनके नीचे छिपे रहेंगे तो उनको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिल पाएगा, तो आपस में ही कंपटीशन छिड़ जाएगा। मतलब एक ही जाति के प्रजातियों के मध्य आपस में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। तो अगर आपस में एक ही प्रजाति के कई सारे पौधे हैं और उनके मध्य यदि संघर्ष या कंपटीशन छिड़ जाता है तो इसे हम कहते हैं अंतरजातीय संघर्ष। अब बात करते हैं जो संघर्ष का दूसरा प्रकार है वो है अंतराजातीय संघर्ष। अंतराजातीय का मतलब होता है कि कई सारी प्रजातियां यानी कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रजातियां, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अगर हम बात करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की तो देखिए विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं और उनके पौधे हैं, तो जितनी भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं उनके जब पौधे आप देखेंगे तो उनके पौधों में यदि किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिनरल्स हो, यानी खनिज लवण हो, सब के लिए क्या हो जाएगा, अगर पर्याप्त मात्रा में वो चीज उपस्थित वहां पे नहीं है तो आपस में ही उनको क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के मध्य कंपटीशन छिड़ जाएगा। यानी आपस में मान लीजिए अलग अलग जातियां हैं तो आपस में जितनी भी अलग अलग प्रजातियां हैं उनमें क्या हो जाएगा, कंपटीशन होने लग जाएगा और सब लोग जल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो जो कंपटीशन में जीत जाएगा वो आगे अपना जीवन यापन करेगा। जिनको पर्याप्त मात्रा में जल, खनिज लवण और मिनरल्स नहीं मिले वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, या उनमें किसी चीज का आपको अभाव दिखेगा, या तो पत्ती में चेंजेस आ जाएंगे, या तो लीफ, या तो स्टेम, या तो रूट, किसी में भी क्या हो सकता है, समय के पहले उसमें चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई पौधा अगर उसके अंदर किसी भी मिनरल्स की यदि कमी हो गई, किसी भी प्रकार से तत्वों की यदि कमी हो गई तो जिस तत्व की कमी होगी, हर एक तत्व का अपना एक विशेष गुण होता है, वो अपनी कमी को व्यक्त करेगा एक लक्षण के रूप में। तो अंतरजातीय संघर्ष में हम आपने देखा कि यदि एक ही जाति के जीव हैं या एक ही जाति के पौधे हैं और उनमें यदि किसी चीज को लेकर के संघर्ष छिड़ गया है तो उसे हम कहते हैं अंतरजातीय संघर्ष, यानी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अंतरजातीय संघर्ष का मतलब है कि आपस में कई सारी स्पीसीज हैं और उनके पौधे हैं, तो उनमें यदि आपस में कंपटीशन छिड़ जाता है या संघर्ष छिड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा या अंतरजातीय संघर्ष। इसके बाद हम देखते हैं सह परोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म क्या होती है। तो सह परोपकारिता भी एक काफी इंपॉर्टेंट लक्षण है और खास तौर से इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इनके एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सह परोपकारिता जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार की सहजीविता, इसे हम बेसिकली सहजीविता भी कहते हैं। तो सह परोपकारिता को आप सहजीविता भी कह सकते हैं। सहजीविता में इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि दो जीव आपस में साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं। अब दोनों जीव आपस में जो जीवन यापन कर रहे हैं दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। इससे संबंधित आपके कंपटीशन एग्जाम में या आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको हमेशा सह परोपकारिता से संबंधित देखने को मिलेगा और सह परोपकारिता आपको दिया रहेगा और उसके सामने सही जोड़ी में आपको दिया रहेगा क्या, या तो दिया रहेगा इस प्रकार से प्लस प्लस दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो दो प्लस प्लस होगा, यानी दोनों पॉजिटिव अवस्था में रहेंगे, दोनों को लाभ मिलेगा। और अगर मान लीजिए परजीविता है तो परजीविता में क्या होता है, एक जीव तो क्या होता है, लाभान्वित होता है जो उसके जो होस्ट सेल से चिपका रहता है, होस्ट पौधे से, लेकिन दूसरे को लाभ नहीं होता है उससे, तो उसे हम प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों को लाभ हो रहा है तो प्लस प्लस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सह परोपकारिता का मतलब है कि इस प्रकार के इसमें आप देखेंगे कि दो जीव आपस में साथ साथ रहते हैं। इस क्रिया में दो जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों ही जीव एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। और इस प्रकार की जो निर्भरता होती है इसे ही हम कहते हैं सह परोपकारिता। क्या कहते हैं इसे हम, सह परोपकारिता। मतलब दो जीव हो और दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाए तो इस क्रिया को हम कहते हैं सह परोपकारिता या सहजीविता। ऐसा संबंध जो है या तो पौधे और पौधों के मध्य हो सकता है, या पौधे और जंतुओं के मध्य हो सकता है, या तो पौधे और सूक्ष्म जीवों के मध्य हो सकता है। तो या तो देखिए
तीनों प्रकार की कंडीशन हो सकती है। सह परोपकारिता आपस में दो जंतुओं के मध्य भी हो सकती है, दो पौधों के मध्य भी हो सकती है, और एक पौधा और एक जंतु के मध्य भी सह परोपकारिता की प्रक्रिया हो सकती है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे बढ़िया और जो प्रचलित एग्जाम्पल है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है लाइकेन का। लाइकेन की यदि हम बात करते हैं तो यह सहजीविता, यह सह परोपकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण है। लाइकेन कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। लाइकेन का जो प्लांट बॉडी होता है, यानी जो लाइकेन का शरीर होता है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक शैवाल और एक कवक, यानी एल्गी और फंजाई, दोनों से मिलकर के बना होता है क्या? लाइकेन। लाइकेन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो शैवाल है और एक कवक। आपको पता है कि शैवालों के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जिस कारण से शैवालों के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो देखिए दोनों जीव एक दूसरे को क्या करेंगे? लाभ पहुंचाएंगे। तो जो कवक होता है, कवक क्या करता है? कवक मिनरल्स और जल को क्या करता है? किसको अवशोषित कराता है? शैवाल को। और जो शैवाल होता है ये कवक को भोजन बना के प्रोवाइड कराता है। तो कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। यानी कवक क्या करता है? जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है और अवशोषण करने के पश्चात उसे शैवाल को प्रदान करता है। जबकि शैवाल का काम क्या है? तो शैवाल का काम क्या होता है? भोजन बनाना, और भोजन को कहां तक पहुंचाना? भोजन को पहुंचाना कवकों तक। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, और जब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और एक दूसरे से मिलकर के जीवन यापन करते हैं, तो इस प्रकार की निर्भरता ही क्या कहलाती है? सह परोपकारिता कहलाती है, यानी कि म्यूचुअलिज्म कहलाती है। तो सह परोपकारिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लाइकेन। अब देखिए सह परोपकारिता का ही एक दूसरा एग्जाम्पल है, और वो है दाल कुल के पौधों की मूल ग्रंथियां। जब भी आप दाल कुल के पौधे की बात आती है तो इनकी जो मूल ग्रंथियां होती है, देखिए जितनी भी दलहनी फसलें होती है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया आदि, इनकी जो जड़ें होती है, इनकी जड़ों पर आप देखेंगे कि छोटी छोटी मूल ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छोटी छोटी मूल ग्रंथियां पाई जाती है, जिनमें एक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। इसमें एक सिम्बियोटिक या सहजीवी जो है एक जीवाणु पाया जाता है, जिसका नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम आपको याद रखना है। एक सहजीवी जीवाणु का नाम कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया या जीवाणु होता है, और यह जीवाणु क्या करता है कि वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करने का काम करता है। और वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके यह क्या करता है कि पौधे को उपलब्ध कराता है, तथा दालों में भी दलहनी पौधों से अपने भोजन प्राप्त करता है। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यानी ये जो बैक्टीरिया है ये दाल कुल की पौधों की जड़ों से जुड़ा होता है। यानी ये जो आपस में सहजीवी संबंध है ये किसके किसके मध्य है? ये पौधे और जीवाणु के मध्य है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो दाल कुल के पौधे होते हैं, जैसे राइजोबियम है, तो राइजोबियम क्या हो गया? बैक्टीरिया या जीवाणु हो गया। और इसका संबंध किससे है? यानी ये किसके साथ जीवन यापन कर रहा है? तो ये कवक, ये जो दाल कुल की जड़ें होती है उनमें कुछ मूल ग्रंथियां होती है, उन मूल ग्रंथियों से ये क्या होता है? चिपका हुआ होता है। और ये क्या काम करता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके यह पौधे की, जिस पौधे के साथ जुड़ा होता है उस पौधे की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, और जिस पौधे से चिपका होता है उस पौधे से भोजन प्राप्त करता है। यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया भी क्या है? यह प्रक्रिया भी एक सह परोपकारिता का एग्जाम्पल है। तो दोनों एक दूसरे को अगर लाभ पहुंचाते हो, चाहे वो पौधे पौधे के मध्य संबंध हो, चाहे पौधे जीवाणु के मध्य संबंध हो, जंतु जंतु के मध्य संबंध हो, या पौधे और जंतु के मध्य संबंध हो। इसी प्रकार एक और तीसरा एग्जाम्पल है कवक मूल, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। यह भी काफी इंपोर्टेंट है। कवक मूल या माइकोराइजा देखिए किसके एग्जाम्पल है? यह उच्च वर्गीय पौधों एवं कवकों के मध्य पाया जाने वाला एक सह संबंध है। मतलब इस सह परोपकारिता में कौन कौन साथ साथ रहते हैं? जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं, यानी कि पौधे और कवक। तो पौधे और कवक के मध्य कभी कभी पूछा जाता है कि पौधों और कवक के मध्य सहजीवी संबंध का एग्जाम्पल क्या है? तो आपको याद रखना है माइकोराइजा। तो उच्च वर्गीय पौधे एवं कवकों के मध्य आपको याद रखना है कि जो सहजीवी संबंध पाया जाता है उसे हम कहते हैं कवक मूल या माइकोराइजा। इसमें कवक देखिए क्या करता है? कवक एवं जड़ें आपस में क्या होती है? मिल करके विशिष्ट प्रकार की जड़ों का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कवक मूल। देखिए कवक क्या करती है? कवक जो है उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं उन पौधों की जड़ों के साथ मिल जाती है,
और एक विशेष प्रकार की जड़ का निर्माण करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कवक मूल कहते हैं। तो कवक मूल यानी किसके किसके मध्य का संबंध है, तो पौधे और कवक के मध्य का संबंध है। तो पौधे और कवक मिलकर के एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, यानी एक विशेष प्रकार की जड़ का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं कवक मूल। और इस प्रकार से यह जो सह संबंध होता है आपस में, इसमें कवक जो होता है यह मूल रोमों की भांति कार्य करते हैं तथा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे को देता है। देखिए दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। जो कवक है यह क्या करता है, मूल रोमों के द्वारा अपने जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है, और जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके किसको प्रदान करता है, जड़ों को प्रदान करता है। वहीं यदि हम बात करते हैं जो पोषक पौधा होता है, मतलब जिस पौधे से यह कवक जुड़ा होता है, अब उस पौधे से ये क्या प्राप्त करता है, भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है। तो यानी पौधा भोजन बनाया और पौधे के माध्यम से कवक ने भोजन को प्राप्त किया, और कवक का काम क्या है, जल का अवशोषण करना, यानी खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके कवक किसको देगा, जड़ को देगा, यानी कि पौधे को देगा। तो इस प्रकार से पौधे और कवक के मध्य पाए जाने वाले एक सहजीवी संबंध है, कौन सा, माइकोराइजा। तो यह सह परोपकारिता का एक तीसरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों जीव ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संबंध या संघर्ष या आप कहेंगे प्रतिस्पर्धा क्या होती है, प्रतिस्पर्धा के प्रकार आपने देखा। साथ ही साथ आपने देखा सह परोपकारिता या सहभोजिता क्या होती है, सहजीविता क्या होती है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि तीनों के तीनों यहां पे सहजीविता या सह परोपकारिता या म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल जो है ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।